लड़के की हरकतें जिन्न को पड़ी भारी भाग 1। सुनहरी बोतल का राज। ये कहानी है एक छोटे से गांव निम गांव की, जहां लोग दिन रात खेतों में मेहनत करते थे और वहीं एक सीधा सादा लड़का रहता था, फरीश। उसके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, बस एक बूढ़ी दादी ही उसका सहारा थी। फरीश दिन भर खेतों में काम करता और शाम को दादी के साथ चूल्हे के पास बैठकर खाना खाता। दादी उसे पुरानी पुरानी कहानियां सुनाया करती, जिन्न, परियों, जादू और बोतलों की कहानियां। फरीश हंसकर कहता, दादी ये सब तो बस कहानियां हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। दादी मुस्कुराती और कहती, बेटा इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो आंखों से नहीं दिखता, पर होता जरूर है। खेत में अजीब चीज। एक दिन बहुत तेज धूप थी। फरीश खेत में हल चला रहा था कि अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। वो झुककर देखने लगा। नीचे मिट्टी में एक सुनहरी बोतल दबी हुई थी। बोतल पर अजीब अजीब निशान बने थे और उसके मुंह पर मोटी मिट्टी जमी हुई थी, जैसे कई सालों से जमीन के अंदर हो। फरीश हैरान होकर बोला, ये तो बिल्कुल दादी की कहानी जैसी बोतल लग रही है। उसने मिट्टी साफ की और बोतल को धूप में रखा तो वो हल्की सी चमकने लगी, जैसे उसमें कोई रोशनी बंद हो। बोतल का खुलना। शाम को फरीश बोतल लेकर घर आया। दादी ने बोतल देखते ही घबराकर कहा, बेटा ये कोई आम बोतल नहीं है, इस पर जिन्नों के निशान बने हैं, इसे मत खोलना। लेकिन फरीश जवान था और जिज्ञासु भी। वो हंसकर बोला, अरे दादी, जरा सी बोतल रगड़ने से कोई जिन्न थोड़ी निकल जाएगा। ये कहकर उसने बोतल का ढक्कन खोला और हल्के से बोतल को हथेली से रगड़ दिया। अचानक तेज नीला धुआं बाहर निकला, पूरा कमरा धुंध से भर गया और फरीश डरकर पीछे हट गया। जिन्न सायरा का आगमन। धुएं के बीच एक साया उभरा। पहले सिर्फ चमक दिखी, फिर धीरे धीरे एक औरत का चेहरा नजर आया। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और जादू की चमक थी। वो बोली, मैं हूं सायरा, बोतल की कैदी। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए तुम्हें एक इच्छा मिलेगी। फरीश घबरा गया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम वापस जाओ। इतने में दादी कमरे में आई। उनके हाथ कांप रहे थे। वो दुआ पढ़ने लगी, पर जैसे ही उनके होंठ हिले, सायरा ने गुस्से में हाथ हिलाया और अचानक दादी गायब हो गईं। फरीश चीखा, दादी, दादी कहाँ गईं? पर कमरे में सिर्फ धुआं और सन्नाटा रह गया। पहला अंजाम। फरीश जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। सायरा बोली, मैंने ऐसा नहीं चाहा था, मेरे जादू से गलती हो गई। फरीश ने आंसू पोंछे और गुस्से में बोला, तुमने मेरी दादी को छीन लिया, अब तुम हमेशा मेरी गुलाम रहोगी जब तक मैं उन्हें वापस नहीं लाता। सायरा कुछ नहीं बोली, बस झुककर बोतल में वापस चली गई। बोतल अब नीली नीली रोशनी छोड़ रही थी, जैसे वो खुद भी रो रही हो। अगली शुरुआत। उस रात फरीश को नींद नहीं आई। वो आसमान की तरफ देखता रहा और सोचता रहा, अगर जादू ने मेरी दादी को छीन लिया है तो मैं उसी जादू से उन्हें वापस लाऊंगा। यहीं से शुरू हुई वो कहानी, एक लड़के की जिद और एक जिन्न की गलती जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। क्या चाहोगे कि मैं भाग 2 नीली रोशनी का रहस्य भी इसी आसान हिंदी में आगे लिख दूं? बिल्कुल, जैसा तुमने चाहा, मैं कहानी का भाग 2 नीली रोशनी का रहस्य उसी सरल और मनमोहक हिंदी में आगे लिखता हूं। लड़के की हरकतें जिन्न को पड़ी भारी भाग 2 नीली रोशनी का रहस्य। रात भर का सफर। पूरी रात फरीश जमीन पर पड़ी उस नीली चमकती बोतल को देखता रहा। बोतल की नीली रोशनी कमरे के अंधेरे में धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे उसके अंदर बंद जिन्न सायरा दर्द में हो। सुबह होते ही फरीश ने एक पुराना थैला लिया, उसमें कुछ खाने का सामान और बोतल को लपेटा और गांव से दूर जाने का फैसला किया। वो जानता था कि गांव में रहकर वो दादी को वापस नहीं ला पाएगा। उसे उस जादू की दुनिया में जाना था जिसके बारे में दादी कहानियां सुनाती थीं। रास्ते में वो रुककर बोतल से बोला, सायरा, तुम मेरी गुलाम हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे बताओ, तुमने दादी को कहाँ भेजा है? सायरा का सच। बोतल हिलने लगी और फरीश ने उसे खोल दिया। फिर से वही नीला धुआं निकला और सायरा सामने खड़ी थी। सायरा पहले से ज्यादा उदास लग रही थी। वो धीरे से बोली, फरीश, जब मैंने गुस्से में हाथ हिलाया तो जादू ने तुम्हारी दादी को समय में कहीं दूर भेज दिया। वो कहीं गायब नहीं हुई हैं, बस गलत समय में फंस गई हैं। फरीश चिल्लाया, समय? इसका क्या मतलब है? सायरा ने कहा, मुझे जिस कैद से आजाद किया गया था वो सिर्फ इच्छा देने की नहीं थी, वो मुझे समय के दरवाजों को खोलने की ताकत देती थी। मेरी एक छोटी सी गलती ने तुम्हारी दादी को 500 साल पहले के एक अंधेरे महल में पहुंचा दिया। पुराने महल का नक्शा। फरीश ने माथे पर बल डालकर कहा, तो अब उन्हें वापस कैसे लाएंगी? सायरा बोली, ये मुश्किल है पर असंभव नहीं। दादी को वापस लाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिएंगी। 1. एक सच्चा विश्वास जो तुम्हारे पास है। 2. एक पुराना नक्शा जिससे उस महल का रास्ता मिले। 3. एक जादुई मोहर जो समय के दरवाजे को फिर से खोल सके। फरीश हैरान होकर बोला,
नक्शा कहाँ मिलेगा? सायरा ने उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे जिस खेत से निकाला है वो खेत उस पुराने महल की जमीन पर बना है। जमीन के नीचे एक पुराने कुएं में वही नीली रोशनी हमेशा जलती रहती है जो नक्शे को छिपाकर रखती है। कुएं का खतरा। फरीश तुरंत भागकर वापस अपने गांव के उस पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचा जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे कि उसमें जिन्न रहते हैं। वो कुएं के मुंह पर झुका। अंदर गहरा अंधेरा था। उसने हिम्मत करके बोतल खोली और सायरा से पूछा, अगर तुम जिन्न हो तो तुम अंदर क्यों नहीं जाती? सायरा ने उदास होकर जवाब दिया, बोतल की कैदी होने के बाद मैं सिर्फ वही कर सकती हूँ जो मेरा मालिक मुझे करने को कहे। मैं अपनी मर्जी से किसी खतरे वाली जगह में नहीं जा सकती। फरीश ने ठान लिया। उसने एक रस्सी ली और कुएं में उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे गया कुएं के अंदर हवा ठंडी होती गई और अजीब सी चीखने की आवाजें आने लगी। नीली रोशनी और डर। काफी नीचे उतरने के बाद फरीश ने देखा कुएं की दीवार के एक कोने में सचमुच एक नीली रोशनी चमक रही थी। रोशनी के पास एक छोटा सा बक्सा रखा था। जैसे ही फरीश ने बक्से को छुआ जमीन कांपने लगी और अंधेरे से कई काली परछाइयां निकली जो हवा में उड़ रही थीं। एक परछाई ने हवा में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी दादी को वापस लाने की सजा तुम्हें मिलेगी। फरीश डर से कांप गया पर उसने बक्सा कसकर पकड़ लिया। अंदर से एक कागज निकला जो चमक रहा था। वो पुराना नक्शा था। नीली रोशनी उसी नक्शे से निकल रही थी। आगे क्या? क्या फरीश उन काली परछाइयों से बच पाएगा? नक्शे में कौन सा रहस्य छिपा है और वो जादुई मोहर कहाँ मिलेगी? जानने के लिए इंतजार करें भाग 3। निश्चित रूप से तुम्हारी कहानी का अगला भाग 3 उसी आसान और रोमांचक हिंदी में पेश है। लड़के की हरकतें जिन्न को पड़ी भारी भाग 3। काली परछाई का हमला, खतरे का सामना। जैसे ही फरीश ने कुएं की दीवार से नक्शा निकाला काली परछाइयां तेजी से उसकी ओर लपकीं। वे हवा में चीख रही थीं। उनकी आवाजें इतनी डरावनी थीं कि कुएं का पत्थर भी डर से कांप रहा था। फरीश ने फौरन बोतल खोली और गुस्से में चिल्लाया, सायरा, मैंने तुम्हें बाहर निकाला है, अब मेरी रक्षा करो। ये काली चीजें क्या हैं? नीले धुएं के साथ जिन्न सायरा तुरंत सामने आई। सायरा ने घबराकर उन परछाइयों को देखा और बोली, फरीश, ये वक्त के पहरेदार हैं। ये नहीं चाहते कि कोई बीते हुए समय से कुछ बदले। ये बहुत ताकतवर हैं। जिन्न का पलटवार। एक परछाई ने रस्सी काटनी चाही जिस पर फरीश लटक रहा था। फरीश ने चीख कर कहा, मुझे इन सब का हिसाब नहीं पता। तुम मेरी गुलाम हो सायरा। मेरा आदेश है, इन्हें रोको। मालिक का आदेश सुनते ही सायरा की आंखों में एक भयानक चमक आई। उसने एक गहरा सांस लिया और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। तेज नीली रोशनी सायरा के शरीर से निकली और उसने एक ढाल शील्ड की तरह फरीश को घेर लिया। जैसे ही काली परछाइयां नीली रोशनी से टकराईं वे जोर से चीख उठीं और हवा में धुएं की तरह छट गईं। कुएं में भयानक गर्मी पैदा हो गई। भागो फरीश भागो। सायरा हांफने लगी। उसने फरीश से कहा, जल्दी करो फरीश, मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुके हैं। फरीश ने जल्दी से नक्शा अपनी कमीज के अंदर छिपाया और अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींचकर ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वो कुएं के मुंह पर पहुंचा उसने वापस पीछे मुड़कर देखा। कुएं के अंधेरे में काली परछाइयां फिर से घूमने लगी थीं जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। फरीश ने तुरंत बोतल बंद की और कुएं से दूर गांव की तरफ भागा। नक्शे का राज। गांव से दूर एक टूटे हुए मंदिर के पास बैठकर फरीश ने वो पुराना नक्शा खोला। वो किसी जानवर की चमड़ी पर बना था और उस पर नीली रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी। नक्शे पर एक लंबा घुमावदार रास्ता बना था जो एक बड़ी झील से होकर गुजरता था और फिर रास्ता एक ऊंचे पहाड़ पर खत्म होता था जहां एक अजीब सी मोहर का निशान बना था। फरीश ने सायरा को बाहर निकाला और पूछा, ये मोहर क्या है? क्या ये तीसरी चीज है जो दादी को वापस लाएगी? सायरा ने उस मोहर के निशान को छूकर कहा, हाँ फरीश, यही वो चीज है, किस्मत की मोहर। ये मोहर किसी भी जादू को पलट सकती है और ये समय के दरवाजे को खोलने की चाबी है। यही उस महल की सबसे पुरानी और ताकतवर चीज है जहां तुम्हारी दादी फंसी हैं। झील के किनारे। नक्शे को देखते हुए फरीश और सायरा उस दिशा में चले जहां सबसे पहले एक बड़ी झील थी। 3 दिन और 3 रात चलने के बाद वे एक विशाल शांत झील के किनारे पहुंचे। फरीश ने देखा कि झील का पानी इतना साफ था कि उसमें तारे दिखाई दे रहे थे। तभी सायरा ने चेतावनी दी, फरीश, ये झील माया की झील है। यहाँ का पानी किसी को भी भूलने का जादू कर सकता है। अगर तुम एक बार पानी में झांक लोगे तो तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। फरीश घबरा गया। झील इतनी खूबसूरत थी कि उसका मन कर रहा था कि वो एक बार पानी को छू ले। खूबसूरती का धोखा। फरीश ने बड़ी हिम्मत से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मुझे सिर्फ अपनी दादी याद है, मैं किसी चीज को नहीं भूलना चाहता। उसने आंखें बंद करके नक्शे को देखा।
नक्शे पर झील के बीच में एक छोटा सा पथरीला पुल बना हुआ था जो अब पानी के नीचे था। फरीश ने बोतल खोली और सायरा से फुसफुसाते हुए कहा, सायरा, अपनी ताकत से पानी को हटाओ। हमें इस पथरीले पुल से होकर गुजरना है, नहीं तो हम उस पहाड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। सायरा ने उदास होकर फरीश की तरफ देखा। मालिक, मैं पानी को हटा सकती हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत का काम है। अगर मैंने इतनी ताकत खर्च कर दी तो मैं एक दिन के लिए फिर से बोतल में बंद हो जाऊंगी। तब तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? अब फरीश के सामने एक बड़ा फैसला था। आगे क्या? क्या फरीश अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाएगा? क्या वो एक दिन के लिए सायरा के बिना झील पार कर पाएगा? और उस पहाड़ पर किस्मत की मोहर तक कैसे पहुंचेगा? जानने के लिए इंतजार करें। भाग 4। जरूर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा भाग 4, जिद और बलिदान। लड़के की हरकतें जिन्न को पड़ी भारी - भाग 4, जिद और बलिदान। मुश्किल फैसला। सायरा की बात सुनकर फरीश कुछ पल के लिए शांत हो गया। एक दिन के लिए सायरा का बोतल में बंद होना, यानी वो पूरी तरह अकेला, जादू और खतरों की दुनिया में फंसा हुआ। लेकिन जब उसे दादी का चेहरा याद आया तो उसका डर जिद में बदल गया। उसने मजबूत आवाज में सायरा से कहा, मैं तुम्हें खोने का खतरा मोल लेता हूं सायरा। दादी को वापस लाना मेरी सबसे बड़ी जिद है। मेरा हुक्म है, झील का पानी हटाओ, मैं खुद अपनी रक्षा करूंगा। सायरा ने उसकी आंखों में देखा। उसे इस जवान लड़के की हिम्मत और प्यार पर थोड़ी हैरानी हुई। उसने दुख से सिर हिलाया। जैसा मेरे मालिक का हुक्म। पानी का हटना। सायरा ने दोनों हाथ फैलाए और जोर से एक ऐसा शब्द बोला जो दुनिया की किसी भाषा में नहीं था। अचानक माया की झील का शांत पानी जोर से दहाड़ा। पानी 2 हिस्सों में बंटने लगा, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। झील के बीचों बीच सैकड़ों साल पुराना काई से ढका पथरीला पुल दिखाई देने लगा। पुल पर अजीब अजीब नक्काशी बनी हुई थी। फरीश ने देखा कि झील की तलहटी बॉटम में नीले, लाल और हरे रंग के पत्थर चमक रहे थे जो अब तक पानी में छिपे थे। इतनी जबरदस्त ताकत खर्च करते ही सायरा का शरीर धुएं की तरह पतला होने लगा। वो फरीश की तरफ झुकी और फुसफुसाई, याद रखना, तुम्हें वापस आने तक किस्मत की मोहर की जरूरत है। अब मैं जा रही हूं। एक ही पल में सायरा नीले धुएं की एक लकीर बनकर बोतल में वापस चली गई। बोतल अपनी रोशनी पूरी तरह खो चुकी थी, जैसे वो अब सिर्फ एक आम बोतल हो। अकेला सफर। फरीश ने बोतल को कसकर अपने थैले में रखा और पुल पर कदम रखा। झील का पानी दोनों तरफ एक ऊंची दीवार की तरह रुका हुआ था। उस जगह पर बहुत ठंड थी। फरीश को डर लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जब वो पुल पर आधे रास्ते में था तो उसने देखा कि पानी की दीवार में अजीब अजीब साए तैर रहे थे, कुछ मछलियों जैसे, कुछ सांपों जैसे, और कुछ तो सिर्फ आंखें थीं। वे पानी की दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फरीश ने हिम्मत से आंखें नीची की और बिना रुके तेजी से भागना शुरू कर दिया। पहाड़ का रास्ता। पुल पार करने के बाद फरीश उस ऊंचे काले पहाड़ के पास पहुंचा जो नक्शे में बना था। पहाड़ का रास्ता सीधा ऊपर की तरफ जाता था और जमीन पर कोई रास्ता नहीं था। पूरा पहाड़ सिर्फ ऊबड़ खाबड़ नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। जैसे ही फरीश ने चढ़ाई शुरू की, उसे एहसास हुआ कि यह पहाड़ कोई साधारण जगह नहीं है। हर कदम पर हवा में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई 1000 साल से फुसफुसा रहा हो। चलते चलते फरीश को लगा कि कोई उसका हाथ खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। परीक्षा का समय। सूरज डूबने लगा और अंधेरे में पहाड़ का रास्ता और भी खतरनाक हो गया। ऊपर पहुंचकर फरीश ने देखा कि वहां कोई महल नहीं था, बस पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा गोल पत्थर रखा था। ये देखकर फरीश निराश हो गया। क्या सायरा ने झूठ बोला था? उसने जमीन पर बैठकर नक्शा फिर से खोला। उसने देखा कि नक्शे पर जो किस्मत की मोहर का निशान था वो बिल्कुल उस गोल पत्थर के बीचों बीच बना था। फरीश को लगा कि ये कोई दरवाजा हो सकता है। उसने पूरी ताकत लगाकर उस गोल पत्थर को धकेलना चाहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी उसके कान में एक पतली सी आवाज आई, कमजोर, तुम इसे कभी नहीं खोल पाओगे, तुम्हारी दादी चली गई है। ये आवाज फरीश के मन के डर से निकल रही थी। विश्वास की ताकत। फरीश को याद आया कि सायरा ने कहा था, दादी को वापस लाने के लिए 3 चीजें चाहिए, सच्चा विश्वास, नक्शा और जादुई मोहर। नक्शा उसके पास था, मोहर इस पत्थर के पीछे थी, लेकिन सच्चा विश्वास ही अब उसका हथियार था। उसने अपने डर पर काबू पाया और चिल्लाया, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरा विश्वास ही मेरी ताकत है। उसने अपने हाथ में मिट्टी से सनी हुई सुनहरी बोतल ली, उसे उस गोल पत्थर पर मारा और जोर से कहा, मेरे विश्वास की ताकत से यह दरवाजा खुल जाए। जैसे ही बोतल पत्थर से टकराई, वो गोल पत्थर एक तेज नीली रोशनी के साथ बीच से 2 टुकड़ों में फट गया। पत्थर के पीछे एक पुराना अंधेरा रास्ता दिखाई दिया, वही 500 साल पुराना महल का रास्ता।
और उस रास्ते की शुरुआत में जमीन पर पड़ी थी किस्मत की मोहर। आगे क्या? क्या फरीश मोहर उठा पाएगा? महल के अंदर क्या खतरा उसका इंतजार कर रहा है? क्या वो अपनी दादी को वापस ला पाएगा इससे पहले कि सायरा बोतल से बाहर ना आ पाए? जानने के लिए इंतजार करें भाग 5। निश्चित रूप से ये रहा कहानी का सबसे रोमांचक भाग 5, किस्मत की मोहर और अंतिम द्वार। लड़के की हरकतें जिन्न को पड़ी भारी माइनस भाग 5, किस्मत की मोहर और अंतिम द्वार। जादुई मोहर। गोल पत्थर के फटते ही जो रास्ता खुला उससे ठंडी नमी वाली हवा बाहर आई। फरीश की सांस तेज हो गई। जमीन पर उस अंधेरे रास्ते की दहलीज पर एक गोल चमकदार पत्थर रखा था किस्मत की मोहर। ये मोहर किसी तारे जैसी चमक रही थी जिसके बीच में एक प्राचीन रहस्यमय निशान बना था। फरीश ने कांपते हाथों से उसे उठाया। मोहर छूते ही उसके शरीर में एक तेज ऊर्जा दौड़ गई। ये मोहर बहुत हल्की थी पर उसमें इतनी ताकत थी कि फरीश को लगा कि वो अब कुछ भी कर सकता है। उसी पल उसने पीछे मुड़कर देखा। झील की तरफ से 2 काली परछाइयां तेजी से पहाड़ पर चढ़ती हुई आ रही थीं। वे वक्त के पहरेदार थे जो उसे रोक न पाने के कारण अब और भी ज्यादा गुस्से में थे। पुराने महल का प्रवेश। फरीश ने मोहर को कसकर पकड़ा और अंधेरे रास्ते में भागा। ये एक घुमावदार सुरंग थी जो कहीं बहुत नीचे जा रही थी। भागते भागते वो एक विशाल लोहे के दरवाजे के सामने रुका। दरवाजा धूल और जालों से ढका हुआ था। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जो समय को तोड़ेगा वो यहाँ अपनी जिंदगी छोड़ जाएगा। उसने घबराकर अपनी बोतल जिसमें सायरा बंद थी को छू कर देखा। उसमें अभी भी कोई रोशनी नहीं थी। उसे आजाद होने में अभी भी कई घंटों का समय था। फरीश अकेला था। मोहर का कमाल। तभी पहाड़ पर चढ़ती हुई परछाइयों की चीखने की आवाजें करीब आती सुनाई दी। फरीश समझ गया कि उसके पास अब सोचने का वक्त नहीं है। उसने दरवाजे पर लिखे भयानक शब्दों को नजरअंदाज किया। उसने मोहर उठाई और उसे दरवाजे के ताले वाली जगह पर कसकर दबा दिया। जैसे ही मोहर का निशान दरवाजे को छुआ, लोहे का पूरा दरवाजा नीली रोशनी में चमक उठा। दरवाजे पर बने भयानक चेहरे हंसने लगे और दरवाजा धीरे धीरे एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। सामने था 500 साल पुराना अंधेरा महल। समय का हॉल। महल के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही फरीश ने कदम रखा, दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। फरीश ने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। वह एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल की छत बहुत ऊंची थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। हॉल के बीचों बीच जमीन से छत तक एक नीली रोशनी का खंभा खड़ा था। इस खंभे में बहुत सारी चीजें घूमती हुई दिखाई दे रही थीं। पुराने जमाने के कपड़े, टूटी तलवारें और हाँ, दादी। फरीश ने चीख कर कहा, दादी। उसने देखा कि दादी हवा में घूम रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं जैसे वे गहरे ख्वाब में हों। सायरा ने उन्हें समय में फंसा दिया था और वो खंभा ही समय का बंधन था। दादी का बंधन। फरीश रोते हुए खंभे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो खंभे के पास पहुंचा, हॉल की छत पर से एक भयानक लाल आंखों वाला साया नीचे आया। ये साया किसी शैतान जैसा दिख रहा था। उसके हाथ लोहे के थे। साये ने एक गूंजती आवाज में कहा, तुमने नियम तोड़ा इंसान। तुम्हारी दादी को यहीं रहना होगा। समय के इस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। ये महल का सबसे खतरनाक रक्षक था। फरीश ने बिना डरे किस्मत की मोहर हवा में उठाई और चिल्लाया, मैं बंधन नहीं जानता, मैं सिर्फ प्यार जानता हूं। इस मोहर में इतनी ताकत है कि ये तुम्हारे हर जादू को पलट देगी। दादी को आजाद करो। अंतिम टकराव। लाल आंखों वाले साये ने जोर से हंसा और अपने लोहे के हाथ से मोहर छीनने की कोशिश की। फरीश ने छलांग लगाई और मोहर को सीधा उस नीली रोशनी के खंभे में फेंक दिया जहां दादी फंसी थीं। जैसे ही किस्मत की मोहर नीले खंभे से टकराई, एक भयानक सफेद रोशनी पूरे महल में फैल गई। सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि फरीश को कुछ दिखाई नहीं दिया। महल कांपने लगा। लाल आंखों वाला साया चीख उठा और हवा में ही पिघलने लगा। कुछ ही सेकंड में रोशनी धीरे हुई। फरीश ने देखा, नीला खंभा अब वहां नहीं था। जमीन पर धूल थी और धूल के बीचों बीच आंखें खोलकर कांपती हुई उसकी दादी खड़ी थीं। घर वापसी। दादी ने फरीश को देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा बेटा। फरीश भागकर दादी के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। तभी फरीश के थैले में रखी बोतल तेज नीली रोशनी से चमक उठी। घड़ी में पूरे 24 घंटे हो चुके थे। नीला धुआं निकला और जिन्न सायरा सामने आई। उसने हैरान होकर हॉल की खाली जगह को देखा, फिर दादी को और फरीश को। सायरा ने धीरे से पूछा, मालिक, ये क्या हुआ? आपने मुझे एक दिन के लिए बंद रखा और आपने। फरीश ने मुस्कुराते हुए दादी का हाथ पकड़ा और बोला, बस सायरा, तुमने कहा था सच्चे विश्वास से जादू को पलटा जा सकता है। अब मेरा विश्वास पूरा हो गया। तुम अब मेरी गुलाम नहीं हो। सायरा और दादी दोनों हैरान रह गए। अंतिम भाग 6 में क्या फरीश सायरा को आजाद कर देगा?
जिन्न सायरा इस एहसान का क्या बदला लेगी और गांव की तकदीर कैसे बदलेगी? जानने के लिए इंतजार करें भाग 6। जरूर, ये रहा कहानी का अंतिम और भावुक भाग 6, आजादी और नई शुरुआत। लड़के की हरकतें जिन्न को पड़ी भारी, भाग 6, अंतिम भाग। आजादी और नई शुरुआत। बंधन का टूटना। सायरा जिन्न अभी भी हैरान थी। उसने दादी को ध्यान से देखा जो एकदम ठीक थीं। फिर उसने फरीश की तरफ देखा। सायरा ने पूछा, आप कह रहे हैं कि मैं अब आपकी गुलाम नहीं हूं? फरीश ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने कहा, जब तुमने मुझे आजादी दी थी तो तुमने मुझसे एक इच्छा पूरी करने को कहा था। मेरी इच्छा पूरी हो गई। मेरी दादी वापस आ गई हैं। मैंने अपनी जिद पूरी कर ली और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी देता हूं सायरा। दादी ने फरीश का हाथ थपथपाया और सायरा से कहा, तुमने मेरे पोते को खतरा मोल लेने पर मजबूर किया, लेकिन तुमने ही हमें रास्ता भी दिखाया। अब तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। सायरा की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। उसने हजारों साल से कैद में रहने के बाद पहली बार सच्ची आजादी महसूस की। उसने फरीश और दादी के सामने झुककर कहा, आपने मुझे सिर्फ बोतल से नहीं बल्कि मेरी किस्मत से आजाद किया है मालिक। नहीं मेरे दोस्त, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। महल से विदाई। अब महल खाली और शांत था। फरीश ने वो मोहर उठाई जो जमीन पर पड़ी थी, लेकिन मोहर की चमक फीकी पड़ चुकी थी। उसका काम पूरा हो गया था। फरीश ने सायरा से पूछा, अब हम यहां से वापस कैसे जाएंगे? सायरा ने जवाब दिया, आजादी के बदले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूं। सायरा ने अपना हाथ बढ़ाया और पलक झपकते ही महल का लोहे का दरवाजा फिर से खुल गया। बाहर पहाड़ का रास्ता और नीले आसमान के नीचे झील दिखाई दे रही थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब मैं जिन्न नहीं हूं, पर मैं अभी भी जादू जानती हूं। उसने दोनों हाथों से एक छोटा सा नीला धुआं फूंका और वो धुआं फरीश और दादी के पैरों के पास एक छोटे से रथ में बदल गया। ये रथ नीली रोशनी से बना था। दादी और फरीश रथ में बैठे और सायरा ने उन्हें उस रथ पर बिठाकर हवा में उड़ा दिया। गांव की तरफ। नीला रथ तेजी से झील, पुल और जंगल के ऊपर से उड़ता हुआ निम गांव की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में सायरा ने उन्हें बताया कि वो अब पूरी दुनिया घूमना चाहती है, उन सब जगहों को देखना चाहती है जो उसने कैद में रहते हुए सिर्फ ख्वाबों में देखी थीं। फरीश ने कहा, सायरा तुम हमेशा हमारी दोस्त रहोगी। जैसे ही रथ निम गांव के खेतों के ऊपर पहुंचा, सायरा जमीन पर उतर गई। उसने आखिरी बार फरीश और दादी को गले लगाया और कहा, आपका प्यार ही मेरा सबसे बड़ा जादू था। एक पल में सायरा नीले धुएं की एक चमकती हुई लकीर बनकर आसमान में गायब हो गई। नई सुबह। फरीश और दादी अपने छोटे से घर में वापस पहुंचे। घर में अब फिर से चूल्हे की खुशबू और दादी की हंसी गूंज रही थी। फरीश ने अगले दिन से फिर खेतों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो सिर्फ एक सीधा सादा किसान नहीं था। वो एक ऐसा लड़का था जिसने अपनी हिम्मत और विश्वास से समय के जादू को हराया था। उसने सुनहरी बोतल को एक साफ कपड़े में लपेटा और अपनी दादी को सौंप दिया। दादी ने हंसकर कहा, अब इस बोतल में कोई जिन्न नहीं है बेटा, अब इसमें सिर्फ तुम्हारी बहादुरी की कहानी है। सबक। गांव के लोग जब भी फरीश से जिन्न, बोतल और अचानक गायब हुई दादी की कहानी सुनते तो हंसते थे, लेकिन फरीश और दादी जानते थे कि क्या सच है। फरीश ने कहानियों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था और दादी का विश्वास फरीश की जिद पर और भी ज्यादा गहरा हो गया था। लड़के की हरकतें जिन्न को भारी नहीं पड़ी, बल्कि उस लड़के की जिद और दादी के प्रति उसका सच्चा प्यार ही था, जिसने एक जिन्न को आजादी दी और पूरे गांव की किस्मत को प्यार और सच्चाई की रोशनी से भर दिया। समाप्त।